नमस्ते, मेरा नाम है हिरन नंदा चड्ढा, खोद दूंगा गड्ढा। क्योंकि गिल्हाड़ी के एसीपी प्रद्युम्न के साथ मिलकर खूनी को पकड़ने से डॉक्टर सलू के तरीका के साथ प्रेम कहानी नहीं रचता। समझ रहे हो ना? नहीं? हाँ। तो आज की इस वीडियो में मेरे को आज थोड़े जल्दी अपने काम से छुट्टी मिल गई। तो आजकल मैं एक चीज देख रहा हूँ कि बहुत सारे भारत की धरती से कोरिया में अध्ययन है तो काफी जीएस के स्कॉलर आ रहे हैं। यानी जो कोरिया में आकर स्टूडेंट बनेंगे, या तो अपने एमए करेंगे, अंडर ग्रेजुएट करेंगे, या फिर वो पीएचडी करेंगे। लेकिन आपका कोरिया आने का मकसद चाहे कुछ भी रहा हो, आपको कोरिया आने के बाद आपके सामने जो सबसे पहला टास्क आकर खड़ा होगा वो है रहने के निवास स्थान ढूंढना, जिसको हम हिंदी में घर के नाम से जानते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं खुद एक दक्षिण कोरियाई नागरिक होने के नाते, जिसने कोरिया में 6 बार अपने निवास स्थान बदले हैं, उसके हिसाब से कोरिया में घर को खोजते समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन बातों से सावधान रहना चाहिए, और सबसे बढ़कर किस प्रोसेस के माध्यम से आपको कोरिया में घर मिलता है, मैं इसके बारे में विस्तारित जानकारी प्रदान करने वाला हूं। तो आओ यार, शुरू करते हैं बिना किसी हिरण के। तो सबसे पहले कोरिया में आप लोग जिस प्रकार के घर में रहोगे उसे मुख्य रूप से 3 श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, जिसका किराया सबसे कम है, उसको हम अपनी भाषा में खोशियोन नाम से जानते हैं। खोशियोन का तात्पर्य यह निकलता है कि जो सिविल सेवक एग्जाम की तैयारी करने वाले परीक्षार्थी जिस बंद कोठे में, यानी कि जिस बंद रूम में बंद रहकर 24 घंटे केवल एग्जाम की पढ़ाई करते हैं, वहां पे कई जगह डिपॉजिट नहीं भी होता है। और फिर महीने का किराया तो इतना सस्ता होता है कि आप कोरियन वन में ना 2 लाख वन में भी आपको आराम से रहने की जगह मिल सकती है। लेकिन राजधानी सियोल में यह बात प्रतीत नहीं दिखती, क्योंकि आपको तो पता ही है कि राजधानी सियोल में कुछ भी सब कुछ महंगा है। लेकिन अगर आपको कोरिया में जब तक ढंग का घर नहीं मिल जाता तब तक अस्थायी रूप से कम बजट में रहने के लिए कुछ जगह चाहिए, तो खोशियोन आपके लिए एक अच्छा आदर्श विकल्प हो सकता है। लेकिन एक चीज मैं यहां पे बताना चाहता हूं कि अगर आप सिंगल लड़की, यानी कि एक अकेली नारी भारत से कोरिया के लिए ट्रेवल कर रहे हो, तो मैं खोशियोन जाने की उतनी अनुशंसा नहीं करूंगा। क्योंकि बेसिकली वहां पे, जैसे मैंने कहा था कि वहां पे मुख्य रूप से परीक्षार्थी रहते थे, लेकिन यह बात आज से 20 साल पहले की बात है। आजकल के टाइम पे ना डिपॉजिट ना होना और फिर कम किराया, इन दोनों एडवर्टाइज का फायदा उठाते हुए बहुत सारे दिहाड़ी मजदूर, जिनका कोई ठिकाना, कोई फ्यूचर, यानी कि कोई सपना, और कई मतलब ऐसे लोग होते हैं ना जिनके पास खोने के लिए कुछ नहीं होता, ऐसे लोगों का मिनिमम ठिकाना होता है खोशवन। तो वहां पे सेफ्टी को लेकर कुछ प्रश्न उठ सकते हैं, कुछ मुद्दे भी उठ सकते हैं। इसलिए लड़कों के लिए उतना कोई प्रॉब्लम होगा मुझे नहीं लगता। बस आपको एक चीज एडजस्ट करना पड़ेगा कि वहां पे कमरा इतना छोटा होता है ना, इतना छोटा होता है कि अगर आपको वहां पे रहना है तो 1 हफ्ते से ज्यादा टाइम के लिए मत रहो। 1 हफ्ते के अंदर ही अंदर आपको खोशवन से अच्छा रूम ढूंढकर निकल जाना है। क्योंकि अगर आप इतने छोटे जगह में रहोगे ना, मैं वहां पे एक दिन रहा हूं, साला एक दिन में दिमाग खराब हो जाता है। 1 हफ्ते से भी अधिक टाइम वहां पे रहोगे तो आपका दिमाग 101% उसमें खराब होगा, मैं इस बात की गारंटी दे सकता हूं। चलो, खोशवन नाम की जगह के बारे में हमने पता कर लिया, और फिर अब दूसरी जगह की बात करते हैं जहां पे मुख्य रूप से मैक्सिमम कोरिया में निवास कर रहे भारत के स्टूडेंट या फिर वो कर्मचारी रहते हैं, जिसको वन रूम बोलते हैं। यानी कि हाँ, मेरे पीछे ये जो घर देख रहे हो ना, ये भी वन रूम ही है। जैसे कि मैं भी एक कोरिया में स्टूडेंट हूँ, बुसान में, तो मैंने भी वन रूम रह रखा है। तो वन रूम इस शब्द से आपको समझ में आ चुका होगा कि ये बेसिकली ऐसे प्रकार का घर है जिसके अंदर केवल एक ही रूम होता है। लेकिन एक ही रूम होता है इसका मतलब ये नहीं कि आपको किचन या बाथरूम नहीं मिलेगा। वन रूम की बेसिक सुविधाओं के रूप में आपको मुख्य रूप से किचन, वॉशिंग मशीन और बाथरूम, यानी कि प्राइवेट बाथरूम, ये तीनों चीजें मुख्य रूप से मेनली मिल ही जाती है। और इसका डिपॉजिट होता है, और फिर इसका किराया सियोल छोड़कर इतना भी महंगा नहीं होता कि आप उसका अफोर्ड नहीं कर सकते। अगर आप जीएस के स्कॉलरशिप के थ्रू आ रहे हो तो आपको तो पता है कि हर महीने 10 लाख वन आपको कोरियन वन में रहने के लिए वो पैसे मिल जाएंगे। और फिर 10 लाख वन में आप सियोल के अंदर भी कहीं पर भी अच्छे से एक बंदे के लिए रहने के लिए आराम से वन रूम ढूंढ सकते हो। लेकिन अब बात आती है डिपॉजिट की। जैसे अगर डिपॉजिट की बात कर ले तो राजधानी सियोल में डिपॉजिट कोरियन वन में मिनिमम 5 मिलियन वॉन से 1 करोड़ वॉन तक का भी शुरू हो जाता है, जो कि आप लोगों के लिए बहुत बड़े पैसे हो सकते हैं। इसलिए आपको कोरिया आने से पहले सबसे
पहले इस बात पर प्रकाश डालना अति आवश्यक काम बन जाता है कि आप जिस यूनिवर्सिटी में प्रवेश लेने जा रहे हो उसका एग्जैक्ट लोकेलिटी कहाँ है। क्योंकि कई बार क्या होता है ना कि जैसे दिल्ली के बाहर रहने वाले लोग दिल्ली गाजियाबाद को कंफ्यूज कर देते हैं कि दोनों एक ही प्रशासनिक इलाके में आते होंगे, जबकि सच्चाई कुछ भिन्न है। दिल्ली भारत की राजधानी है और गाजियाबाद यूपी नाम के राज्य में पड़ने वाला एक जिला है। ठीक इसी तरह कोरिया में भी ना ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं कि क्योंकि बाहर से आने वाले लोगों को ऐसा लगता है कि मेरी यूनिवर्सिटी राजधानी सियोल में होगी, लेकिन कोरिया आने के बाद ही उन्हें पता चलता है कि उनकी यूनिवर्सिटी या तो सियोल के नेबरिंग एरिया में होता है जो कि मेरा होम टाउन है, या फिर सियोल से 3-4 घंटे दूरी पर होते हैं। और फिर वो लोग इस बात को ध्यान में रखे बिना राजधानी सियोल में घर ढूंढते हैं। फिर कोरिया आने के बाद उनको सच्चाई का एहसास होता है। चलो बाकी की बातें बाद में। अगर आप राजधानी सियोल में रहते हो तो आपको डिपॉजिट के रूप में कम से कम कोरियन वॉन 1 करोड़ वॉन तो तैयार करना पड़ेगा। उसको तैयार करना आपकी जिम्मेदारी है, या तो फिर आप इंडिया में काम करके उसको इकट्ठे करके ला सकते हो या फिर अपने मम्मी पापा से मांग सकते हो। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं कि अगर आपकी यूनिवर्सिटी राजधानी सियोल के अंदर है, लेकिन अगर आपके पास इतने हाई लेवल के बजट नहीं है, तो सियोल के आसपास नेबरिंग ऐसे 2 इलाके हैं जहां के डिपॉजिट बेहद ही कम है और फिर कम यानी कि रीजनेबल प्राइस में आपको वॉन रूम मिल जाएंगे। उन 2 लोकेलिटी का नाम है, एक है इंचन जहां पे हमारे देश का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थापित है, और फिर दूसरा उइजम्बू जो कि नॉर्थ सियोल से अपना बॉर्डर शेयर करता है, और फिर जहां पे मेरा घर भी है। अगर आप सियोल में घर लेने के लिए आपके फट रही है तो या तो आप इंचन फिर उइजम्बू जैसे ऐसे सियोल के बाहर वाली लोकेलिटी में भी घर देख सकते हो जो अपने बॉर्डर सियोल के साथ शेयर करते हैं और फिर सियोल के साथ मेट्रो या फिर बस जैसे गण परिवहन के द्वारा भी अच्छे से कनेक्टेड है। और फिर सबसे बड़े एडवांटेज ये होता है कि इस एरिया में यानी कि सियोल के नेबरिंग उन एरिया में सियोल के तुलना में घर के दाम, घर का रेंट और फिर डिपॉजिट इतना सस्ता होता है ना कि आपके बजट के हिसाब से भी आपको काफी सही घर मिल सकता है। और तीसरे घर की बात करते हैं जहां पे कुछ शायद उस टाइप के स्टूडेंट रह सकते हैं जिनके पास पहले से काफी पैसे हैं, और फिर उस टाइप के घर को विला कहते हैं। जैसे अभी मैं अपने वन रूम में यानी कि अपने स्टूडेंट वाले वन रूम में बैठकर वीडियो की शूटिंग कर रहा हूं, लेकिन आप लोगों ने मेरे पहले वीडियो के माध्यम से मेरा होम टूर वाला वीडियो देखा होगा जहां पे मैंने अपने 2 रूम दिखाए जो कि मेरे खुद का घर है। हाँ, उसी प्रकार के घर को हम विला कहते हैं। विला में नॉर्मली 1 रूम से बढ़कर 2 रूम होते हैं। जाहिर सी बात है कि किचन, टीवी और फिर वॉशिंग मशीन जैसी बेसिक सुविधाएं तो होती ही है, और फिर विला का आकार 1 रूम जैसे घरों के तुलना में काफी बड़ा होता है, जिसकी वजह से अगर आप दोस्त या फिर किसी रूममेट के साथ रहने का सपना देखते हो तो आपके लिए एकमात्र ऑप्शन बचता है विला। क्योंकि 1 रूम में क्या होता है ना कि उसके बिस्तर का आकार इतना बड़ा नहीं होता कि आप वहां पे अपने रूममेट के साथ रह पाओगे। तो विला बेसिकली एक ऐसे घर के तरह माना जाता है कोरिया में जो अपने परिवार नहीं बनाते हैं या फिर जो अपने गर्लफ्रेंड के साथ रहना चाहते हैं या फिर जो मेरी तरह अकेले रहना चाहते हैं, और फिर जिनके पास थोड़े बहुत पैसे हैं, जो अपार्टमेंट तक नहीं जा सकते लेकिन अपार्टमेंट से थोड़े कम लेवल के पैसे वालों के लिए विला एक आखिरी आश्रय माना जाता है। जिसका अर्थ यह होता है कि वहां जाने के लिए आपको जाहिर सी बात है कि 1 रूम से अधिक डिपॉजिट की आवश्यकता होगी। आप चाहे किसी भी एरिया के विला में जाओ, मुझे नहीं लगता कि 1 करोड़ वन से कम डिपॉजिट में आपको कहीं पर घर मिल सकता है। लेकिन अगर आप लोकेलिटी को अच्छे से चेक करते हो तो जैसे मैंने पहले जिन 2 लोकेलिटी का नाम लिया, इंचन और उइजम्बू जैसे सियोल के नेबरिंग इलाके में आपको बहुत कम रेंट पर, यानी कि रेंट बहुत कम होने से आपको शायद समझ में नहीं आ रहा होगा, तो आपकी जानकारी है तो बता देता हूं कि कोरियन करेंसी में हर महीने केवल 3 लाख वॉन से 5 लाख वॉन के अंदर भी आपको एक विला मिल सकता है अगर आप बहुत अच्छे से सर्च करते हो तो। और फिर जाहिर सी बात है कि जैसे मैंने पहले बताया कि उसका साइज इतना बड़ा होता है कि और कई जगह तो रूम 2-2 होते हैं जहां पे आप अपने दोस्त के साथ आराम से रह सकते हो, अपने बंधुगण को बुलाकर बिल्कुल अच्छे से पार्टी भी कर सकते हो। तो चलो घरों के प्रकारों के बारे में बात कर ली, अब कोरिया में घर कैसे ढूंढा जाता है रहने के लिए रेंट पर, अब इसके प्रोसेस पर बात कर लेते हैं। तो देखो, कोरिया में आपको घर ढूंढने के लिए सबसे पहले जिस जगह पर जाना होगा उस जगह को कोरियन में फुदोंगसान कहते हैं। फुदोंगसान का तात्पर्य होता है रियल एस्टेट एजेंसी। बेसिकली कोरिया में अगर आपको कोरिया नहीं आती तो घर के मालिक से डायरेक्ट मिलकर सीधे
कागज पर ऐसे हस्ताक्षर करके अनुबंधन बनाना, ये काफी रिस्की काम हो सकते हैं। इसलिए मैं इस बात की अत्यधिक अनुशंसा करूंगा कि अगर आप पहली बार कोरिया आ रहे हो, अगर आपको कोरिया की इतनी नॉलेज नहीं है, तो सबसे पहले फुदोंगसन जाओ। आप जिस लोकेलिटी में घर लेना चाहते हो उसी लोकेलिटी में किसी फुदोंगसन में जाओ। और मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि एक फुदोंगसन में नहीं, कम से कम 2 से 3 फुदोंगसन का चक्कर लगाने के बाद आप उनको अपने डिपॉजिट कितने हैं और फिर आप रेंट में कितना देना चाहते हो, जब ये दोनों बातें आप बोलोगे ना, तो रियल एस्टेट के ब्रोकर आपको उसी दिन अपनी गाड़ी में बिठाकर आसपास के 3 या 4 फिर ऐसे घर दिखा देंगे जो उनके देख रेख में हैं। और फिर इस तरह से एक दिन में कम से कम 10 या फिर 8 घर देखने के पश्चात आप ये निर्णय ले लो कि उनमें से मेरे को सबसे ज्यादा कौन सा घर अच्छा लगा। और फिर जिस रियल एस्टेट के मैनेजर ने उस घर को दिखाया, आपको उसको फोन करके बोलना है कि मैं आपके साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर करना चाहता हूं। और फिर उस बात को बोलने के पश्चात आप फिर से उसके रियल एस्टेट के ऑफिस में जाओगे और फिर उसके साथ या तो घर के मालिक जिसको आप रेंट देना है, उसकी मौजूदगी हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। अगर आप हस्ताक्षर करते समय घर के मालिक ना हो, तो उस रियल एस्टेट के मैनेजर के पास उस घर के मालिक की तरफ से लिखी गई पावर ऑफ अटॉर्नी और फिर घर मालिक की स्टैंप और फिर घर मालिक के आधार कार्ड, जिसको हम इंग्लिश में आईडी कार्ड के नाम से भी जानते हैं, वो है कि नहीं, यानी कि उसकी कॉपी है नहीं, इसकी जरूर से जांच करनी चाहिए। अगर इसकी जांच किए बिना आप उसमें हस्ताक्षर करते हो ना, तो बाद में कोई और बंदा आके बोलेगा कि तुम कौन हो बे, हम घर के मालिक है और फिर हमारा घर पे तुम कैसे रह रहे हो। और फिर अगर ऐसे भी बोल दिया तो तुम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए मैंने जिन चीजों का जिक्र किया है, अगर घर मालिक की गैर मौजूदगी में तुम सिर्फ रियल एस्टेट के मैनेजर के थ्रू अपने घर का अनुबंध लिख रहे हो, तो उनके पास ये 3 चीजें जरूर से चेक करना। सबसे पहले घर के ओरिजिनल मालिक की तरफ से लिखी गई पावर ऑफ अथॉरिटी और फिर घर के ओरिजिनल मालिक की आईडी कार्ड की कॉपी और घर के ओरिजिनल मालिक की स्टैंप या फिर वो स्टैंप को प्रमाणित करने वाला कोरिया का एक सरकारी दस्तावेज होता है। ये तीनों चीजें जरूर से अपनी आंखों में कंफर्म कर लेना, तभी जाकर तुम किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन कर सकते हो। साइन करने के बाद रियल एस्टेट का मैनेजर आपको घर के मालिक का अकाउंट देगा और फिर उस अकाउंट में तुम डिपॉजिट शेयर करके अब तुम उस घर में अच्छे से रह सकते हो, जब तक तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट खत्म नहीं हो जाता। तो बस यार, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से एक नई जानकारी सीखने को मिल गई होगी। मैं वापस आऊंगा और मजेदार वीडियो के साथ। तब तक क्या करना है, सावधान रहना है, सुरक्षित रहना है। सीखे को सबक सबको। जय भारत, जय साउथ कोरिया।